हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट नंबर 4 तक प्रोवाइड कराया है, जिसमें हम लोगों ने साइंस के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराया। और सेट नंबर 4 से ये बाइलिंगुअल चल रहा है। काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि साइंस के क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल रखा जाए, और ये सभी क्वेश्चंस हम आपको जो डेली बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जो आप गूगल फॉर्म पर टेस्ट देते हैं, उसी क्वेश्चंस में से सेलेक्टेड हम यहाँ पे 25 लाते हैं। ठीक है, जो आपके आने वाले सचिवालय सहायक और बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि किसी पदार्थ की सामग्री का घनत्व उसके द्रव्यमान को किससे विभाजित करता है। तो देखिए, घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होता है, वो हमेशा मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करता है, यानी आयतन। ठीक है, आयतन डिवाइड करता है उसके मास को। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि घनत्व उसके द्रव्यमान को, घनत्व बराबर क्या होता है, मास बटे आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आयतन करेक्ट आंसर बन जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, तो हम उसको याद कैसे रखें कि डेंसिटी जो होता है, मतलब पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब ग्राम जो है डिवाइड हो रहा है आयतन से। ठीक है, तो यही यहाँ पे बात हो रहा था कि घनत्व हमेशा द्रव्यमान को भाग दिया जाता है आयतन से। राइट, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि वायु से गमन करते समय ध्वनि तरंगे किस प्रकार की गति करती हैं। वायु से गमन करते समय ध्वनि तरंगे किस प्रकार की गति करती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दोलनशील गति होता है। ऑप्शन ए दोलनशील गति। नेक्स्ट आता है कि पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% घोल को क्या कहा जाता है। एसिटिक अम्ल के मतलब पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% घोल को सिरका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस रसोई के पदार्थ को घ्राण संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो घ्राण संकेतक सबसे पहले तो ये समझना होगा, करेक्ट होगा यहाँ पे प्याज, ऑप्शन डी। और इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ करके समझते हैं कि घ्राण संकेतक एक पदार्थ है जिसकी गंध इस बात पर निर्भर करती है कि यह एक अम्लीय या फिर क्षारीय विलयन में मिलाया गया। प्रयोगशाला में घ्राण संकेतक का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि विलयन क्षारीय या अम्लीय है। यह प्रक्रिया ऐसे घ्राण अनुमापन कहते हैं, यानी इस प्रक्रिया को एक प्रक्रिया जिसे घ्राण अनुमापन कहा जाता है। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय विलयन में बदल जाती है उन्हें घ्राण संकेतक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे प्याज मतलब इस प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा युग्म एक समभारिक यानी आइसोबार है। आइसोबार और आइसोटॉप के बारे में तो आपको पता ही है। आइसोबार में समान भार होता है और आइसोटॉप में समान उनका परमाणु क्रमांक होता है। तो अगर यहाँ पे आइसोबार की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम जो है, जैसे कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है और आर्गन का 18 है, लेकिन इन दोनों की परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु जो द्रव्यमान है, भार, वो बराबर होता है, क्योंकि कैल्शियम के परमाणु भार भी हो जाता है परमाणु द्रव्यमान 40 और आर्गन का भी 40 होता है। तो यहाँ पे दोनों को कह सकते हैं समभारिक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, यानी रेडियो समस्थानिक है। तो जनरली आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, और 3 में से एक जो होता है, जैसे कि आपका पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। जो तीसरा है ट्राइटियम, वो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी को प्रदर्शित करता है, तो डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। सूक्ष्म जीवों के विकास की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग खाद्य संरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, खाद्य संरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, तो इसे याद रखिएगा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम, यहाँ पे डी हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। नेक्स्ट आता है कि थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती हैं। थायराइड ग्रंथि जो है वो क्या स्रावित करती है।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन यहाँ पे बी होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ पाएंगे कि कैल्सिटोनिन थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो यहाँ से एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा है, थायराइड ग्रंथि से उत्पादित हार्मोन कौन सा है जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा कैल्सिटोनिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि साइनस क्या है। साइनस, ये आप कई बार इसका नाम सुने होंगे साइनस। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बनेगा कि कैरोटी और नसा द्वारों को जोड़ने वाली जो गुहिका होती है उसे कहा जाता है साइनस। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाता है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन में सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। वह कौन सी स्थिति है जिसे आइकेटेरस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण आपकी त्वचा और आँखों का सफ़ेद भाग पीला पड़ जाता है। तो पीला पड़ जाना मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं पीलिया। ठीक है, यहाँ पे जॉइंडिस, ऑप्शन बी, बी करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बारे में आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्लियरली सब कुछ मेंशन किया गया। नेक्स्ट आता है कि कौन सा एक गंभीर संक्रामक जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर नाक और गले की सलेस्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। तो वो है डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया, ऑप्शन बी। हम पढ़ेंगे कि डिप्थीरिया एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर नाक और गले के सलेस्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। यह रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि कौन से जीवाणु आप पढ़ेंगे, तो कैरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु के कारण होता है। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। वसा का पाचन लाइपेज, ऑप्शन सी, लाइपेज के कारण। ठीक है, लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा यानी लिपिड के हाइड्रोलाइसिस को उत्प्रेरित करता है। लाइपेज अग्नाशय, मुंह और पेट में बनता है। यह आहार लिपिड जैसे कि ट्राइग्लिसराइड, वसा, तेल के पाचन, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला आता है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है, तो वसा का पायसीकरण करना। ठीक है, वसा का पायसीकरण करना पित्त की भूमिका है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किसमें। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लूकोज पे, बी होगा राइट, ग्लूकोज में। यहाँ पे देखिए, ग्लूकोज थर्मोस्टेट अग्नाशय की कोशिकाओं के भीतर स्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाने के बाद रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट एक तरह से ग्लूकोज में बदल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें दोनों समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने तैयार किया था वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु आकार। ठीक है, परमाणु आकार। नेक्स्ट आता है कि फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम सबसे जानते हैं कि सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है फ्लोरीन। और फ्लोरीन से अगर हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होगा वो कम होगा। तो ऑप्शन ए होगा, कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, पीला बुखार जिसे पित्त ज्वर कहा जाता है मुख्य रूप से इंसानों के बीच कैसे फैलता है। जो पित्त ज्वर है ये मादा मच्छर के काटने से होता है, मादा मच्छर के काटने से होता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण, इससे पहले वाली वीडियो हमने जब देखा था उसमें हमने बात किया था इसके बारे में, एक कोशिकीय जीव के बारे में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि गैस और द्रवों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या होता है, तो संवहन। ठीक है, संवहन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चंस भी आपका यूपीपीसीएस में एक बार पूछा गया था, तो ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन, ठीक है, जल का परिचालन करता है। देखिए, जल का परिचालन सिंपल सा आप समझ सकते हैं जाइलम के द्वारा होता है, और खनिज जो होता है
वो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाता है। सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है? कोई भी एसिड जो होगा उसमें एक आम तत्व होता है, वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन करेक्ट होगा। जैसे सिंपल सा एसिड आप देख लो HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो उसमें हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जानते हैं, तो साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो वो है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण में ये साबित होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। तो देखिए 25 क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में हमने आपके साथ डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और इसी तरह की रोजाना न्यू अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।